प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर के.वी. बंसल, रसायन शास्त्र विभाग, PNKS गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। आज हम बात करेंगे द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम की। रासायनिक साम्य में इससे पहले हमने साम्य के गुण बताए थे। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम को देने से पहले कुछ वैज्ञानिकों द्वारा कुछ अध्ययन किए गए। उसमें प्रथम वैज्ञानिक थे विल्हेमी। उन्होंने 1850 में देखा कि जब शर्करा का जल अपघटन किया जाता है जिससे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, तो जल अपघटन का वेग शर्करा की सांद्रता के समानुपाती होता है। इसी प्रकार बर्थेलोट और गिल्स ने एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल के एस्टरीकरण से एस्टर बनाया और उन्होंने देखा कि एस्टरीकरण का वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता मीन्स एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की सांद्रता। इन प्रयोगों के आधार पे गुलबर्ग और वागे ने एक निष्कर्ष निकाला जिसमें हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर या वेग कह दीजिए की बात है, उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती तथा अभिक्रिया का वेग उसके सभी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब कोई अभिक्रिया है, उसमें किसी अभिकारक की क्रिया करने का वेग देखेंगे तो उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, और अभिक्रिया का वेग देखेंगे तो उसके सभी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। मोटे तौर पे हम ये कहें कि सक्रिय द्रव्यमान एक प्रकार की सांद्रता की इकाई है जिसे हम मोलर सांद्रता कहते हैं, जिसको कि सूत्र को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर दर्शाया जाता है, जिसे हम मोल प्रति लीटर भी कहते हैं। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग समानुपाती सांद्रता। ओके, माना कि कोई अभिक्रिया है A + B = उत्पाद, तो हम कहते हैं R अभिक्रिया का वेग समानुपाती क्या होगा बच्चों? A और B की सांद्रता के समानुपाती, A और B की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। और यहाँ हम समानुपात चिन्ह को कांस्टेंट से हटाएंगे K से, जो कि क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या वेग नेता। अब हम बात कर रहे हैं कि सक्रिय द्रव्यमान क्या है। वास्तव में देखा जाए तो ये प्रभावी सांद्रता है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन। क्या फर्क है दोनों में? प्रभावी सांद्रता मानी काम में आने वाली, इफेक्टिव जो वास्तव में काम आ रही है, जिसको कि हम सक्रियता भी कह सकते हैं। ओके, और इसको A से प्रदर्शित किया जाएगा तो हम कह सकते हैं A समानुपाती C, मतलब वो दोनों भी एक दूसरे के समानुपाती है। क्या? सांद्रता और सक्रियता। समानुपात चिन्ह को हम कांस्टेंट से हटाया जो कि F है, जिसे हम कहते हैं सक्रियता गुणांक, एक्टिविटी कोफिशिएंट। ज़्यादातर आदर्श कंडीशंस में F के मान 1 होता है, इसलिए A = C मीन्स सक्रियता और सांद्रता एक ही बात है। तो हम ज़्यादातर आगे इस अध्याय में बात करेंगे तो क्या करेंगे भाई कि A यूज नहीं करेंगे, C ही करेंगे, क्यों? हम आदर्श स्थितियों की बात मानते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। आगे बात करते हैं साम्यावस्था स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, साम्यावस्था स्थिरांक की हम गणना करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जो कि समांगीय और उत्क्रमणीय है। ओके, जैसे कि N1A + N2B = M1C + M2D। मीन्स A के N1 मोल क्रिया कर रहे हैं, B के N2 मोल क्रिया कर रहे हैं तथा C के M1 बन रहे हैं और D के M2 बन रहे हैं। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार क्या होगा? RF अग्र अभिक्रिया का वेग समानुपाती A⁴N1 × B⁴N2। समानुपात चिन्ह को किससे हटा दिया? KF। तो क्या हो गया भाई? RF = KF A⁴N1 × B⁴N2। यहाँ पर KF क्या है? अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक। इसी प्रकार RB पश्च अभिक्रिया की दर समानुपाती C की सांद्रता के पावर M1
इंटू डी की पावर m2। तो Rb बराबर Kb C की पावर m1 इंटू डी की पावर m2। Kb क्या है यहाँ? पश्च अभिक्रिया का वेगनीयता। मोटे तौर पे आप देख रहे हैं कि Rf और Rb लिखते समय जो अभिकारकों और उत्पादों के मोलर संख्याएं हैं वो पावर में जाएंगी, इसमें जाएंगी पावर में। जैसा कि आप जानते हैं साम्य पर Rf बराबर Rb मीन्स अग्रभिक्रिया का वेग समानुपाती इक्वल टू पश्च अभिक्रिया का वेग। दोनों हमने मान रख दिए Kf इंटू ए की पावर n1 इंटू बी की पावर n2 इक्वल टू Kb C की पावर m1 इंटू डी की पावर m2। Kf के नीचे Kb को ले गए और Cd के नीचे AB को ले गए, तो क्या हुआ? Kf अपॉन Kb इक्वल टू C की पावर m1 इंटू डी की पावर m2 डिवाइडेड बाई A की पावर n1 और B की पावर n2। या ऐसे कह दें Kc बराबर Kf अपॉन Kb, मतलब Kf अपॉन Kb के अनुपात को क्या कहेंगे? Kc। तो ये हमारे पास आ गया Kc बराबर C की पावर m1 इंटू डी की पावर m2 डिवाइडेड बाई A की पावर n1 इंटू बी की पावर n2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि Kc क्या है? Kc है सांद्रता साम्यावस्था स्थिरांक। ये साम्यावस्था स्थिरांक है लेकिन C मानी सांद्रता के रूप में है। तो हम ये कहें, यहाँ पर एक बात देखने की है कि आपने Kc बराबर Kf अपॉन Kb किया, इसको विपरीत भी कर सकते थे। Kb अपॉन Kf करते तो AB के नीचे क्या आ जाता? CD आ जाता। उस स्थिति में हम Kc की जगह क्या लिखते? 1 अपॉन Kc। Kc की जगह क्या लिखते बच्चों? 1 अपॉन Kc, जिसको हम क्या कह सकते थे? Kc डैश। क्या कह सकते थे? Kc डैश। अब हमें कहें कि कौन सा सही है दोनों में से, तो देखा जाए तो एक Kc और एक Kc डैश है। हम उल्टा कर दें तो दूसरा Kc हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पहला वाला Kc डैश हो सकता है। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा? एक भ्रम पैदा हो जाएगा, और भ्रम पैदा हो जाएगा तो इस भ्रम को दूर करने के लिए एक परंपरा बना दी गई है कि साम्यावस्था स्थिरांक लिखते समय उत्पादों की सांद्रता प्रोडक्ट को अंश में ऊपर की तरफ और अभिकारकों की सांद्रता को हर में मीन्स नीचे की तरफ लिखा जाएगा, क्योंकि परंपराएं बनानी पड़ती है कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। कुल मिलाकर के साम्यावस्था स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी? किसी संतुलित अभिक्रिया के अंदर साम्य पर उत्पादों की सांद्रता के गुणनफल तथा अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल का अनुपात रेशियो है, जबकि प्रत्येक सांद्रता पद की घात उस समीकरण में उपस्थित पदार्थ के गुणांक के बराबर होगी। तो उसे इस अनुपात को क्या कहेंगे? साम्यावस्था स्थिरांक। क्या मतलब? एक तरह से उत्पादों और अभिकारकों की साम्य के ऊपर उत्पादों और अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल का अनुपात है, जिनके अंदर जो पदार्थ का गुणांक है वो किस में जाएगा? घात में जाएगा। कुल मिला के कंक्लूजन इज दिस। ओके, फिर हम बात करते हैं कि माना उदाहरण है N2+3H2 2NH3 अमोनिया का निर्माण। तो इसके लिए सांद्रता साम्य स्थिरांक क्या होगा? परंपरा वही रहेगी, Kc इक्वल टू अमोनिया की पावर 2 उत्पाद पहले संख्या घात में बटा अभिकारक नीचे N2 इंटू H2 की पावर 3। थैंक्स। आगे हम अगले अध्याय में बात करेंगे।